अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ई सबक। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू सीरीज। तो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे पॉलिटी की एमसीक्यूज की सीरीज। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन पॉलिटी। जो भी इससे पहले क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं हम उनको रिवाइज करेंगे और एक्सपेक्टेड जो भी आगे आ सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस लाएंगे, जेरे बहस लाने की कोशिश करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट सब जो कंसेप्ट है पॉलिटी के या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी के, फंडामेंटल राइट ले लो, डीपीएसपी ले लो, फंडामेंटल ड्यूटीज ले लो, या जो भी प्रेसिडेंट गवर्नर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आप अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, और एक और बात याद रखना, अगर हम वीडियो की इंपॉर्टेंस देखें तो ये डायरेक्टली हिट करती है यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें से इसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जेके पीएससी, जेके एसएसबी और जेके सब इंस्पेक्टर का भी जो एग्जाम होने वाला है पुलिस में या बॉर्डर बटालियन की बात कर लें तो डेफिनेटली इस सीरीज से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आप स्किप मत करें, एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को विद क्वेश्चन नंबर 1। रूल हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करूंगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप उनको अच्छी तरह से पढ़ें और आपके पास 3 से 5 सेकंड है, आप इसका आंसर देंगे, बाद में उसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है, क्या वो फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है या कोई और राइट है, तो ये ह्यूमन राइट है, किस तरह का राइट है। आप 4 ऑप्शन आपके पास, आप जल्दी से उसका आंसर बताएं हमें। ऑप्शन ए कहता है लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली, ठीक है, पहला ये कहता है। दूसरा कहता है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। तीसरा फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली। और चौथा कहता है नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। तो याद रखना इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है, ठीक है ना। जो राइट टू प्रॉपर्टी या असल में अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये सबसे पहले था हमारा फंडामेंटल राइट था, ठीक है ना। बट अब ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। पहले ये फंडामेंटल राइट था बट अब इसको चेंज करके किस में रख दिया गया, 300 आर्टिकल अंडर 300A के तहत इसको क्या बना दिया गया है, ये एक लीगल राइट बना दी गया। और याद रखना इसको जब चेंज किया गया था तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट 44 में इसको क्या बना दिया गया था, एक लीगल राइट बना दिया गया था। इसका स्टेटस आज जो है वो लीगल राइट है। इतना क्लियर है, आगे देख लेते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द पंचायत राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अगर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो काफी लंबे टाइम से इसकी मतलब चल रही थी कि बात इसको कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस देना चाहिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए। डिफरेंट कमिटीज बनती हैं, आपने इनके नाम भी सुनेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अमेंडमेंट के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। तो आप जल्दी से इसका आंसर करें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको क्या बना दिया गया था, इसको बना दिया गया था एक इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बना दिया गया था। ऑलराइट, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में द 11th शेड्यूल क्या बन दिया था, हमारे पास ओरिजिनली 10 अगर हम देखें तो पहले कितने शेड्यूल थे, पहले हमारे पास जितने शेड्यूल थे उसके बाद 11th शेड्यूल जब बनाया गया, देखो हमारे पास पहले 8 शेड्यूल थे, फिर 9, फिर 10 एंड 11। 11th शेड्यूल ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और इस एक्ट के तहत क्या होता है 29 सब्जेक्ट आ जाते हैं पंचायती राज में। ये याद रखना, पंचायत जो है उसके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट है। और ये याद रखना ये पार्ट 9 में आता है। देखो आपको पता होगा इसका अगर आर्टिकल की बात करें तो 343 से 343O तक, ठीक है। और ये रिलेट करता है पंचायत और उसके जो भी प्रोविजन है ये उसके रिलेटेड बात करते हैं। ये था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम 74 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये करता है म्युनिसिपैलिटीज की बात है, ठीक है ना। म्युनिसिपैलिटीज को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। आगे चलते हैं। विच इज द सेकंड स्टेट, फोकस करो, सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम। तो इंडिया के अंदर सेकंड स्टेट कौन सी है जिसने पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। हमें फर्स्ट स्टेट तो पता है कि फर्स्ट स्टेट राजस्थान थी, राजस्थान का भी नागौर डिस्ट्रिक्ट जिसको गांधी जयंती के दिन क्या वहां पे पंचायती सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था। बट सेकंड स्टेट कौन सी थी जिसमें पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दें। 3, 2, 1 एंड टाइम गोज। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो सेकंड स्टेट थी जिसने पंचायती राज को अपनाया था। पंचायती राज क्या होता है, ये इंश्योर करता है आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब ग्रास रूट लेवल पे, जो ग्रास रूट होता है ना वहां पे मतलब बहुत ज्यादा डाउन डीप जाकर ये सबको क्या देता है, एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट देता है।
थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर हम देखें अक्टूबर 2 गांधी जयंती के दिन 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में फॉर द फर्स्ट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, मतलब इंप्लीमेंट करते हैं पंचायती राज सिस्टम किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। फिर उसके बाद आंध्रा बन जाती है सेकंड स्टेट जो ये अडॉप्ट करती है पंचायती राज सिस्टम को। ऑलराइट, अगर हम देखें इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आती है, ठीक है ना। और उसके बाद अशोक मेहता कमेटी की बात करें तो ये आती है 1977 के अंदर आ जाती है। उसके बाद आती है हनुमत राव कमेटी, ये आती है 1983 में। और जीवी के राव कमेटी आ जाती है 1985 के अंदर। LM सिंघवी आती है 1986 के अंदर। और पी के थागुन कमेटी आती है 1989 के अंदर। ये याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हैं और उनकी डेट भी याद रखना, कौन कब बनती है और ये किसके साथ रिलेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई हैं, जल्दी से इसका आंसर बताएं। देखो, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट नहीं था, बट लेटर ऑन हमने इसको बारो किया किससे, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये बताएं कि जब हमने लेटर इसको ऐड किया तो किस आर्टिकल में इसको ऐड किया गया। तो इसको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A में किसको ऐड कर दिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया था। देख लेते हैं किसकी रिकमेंडेशन पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या कर दिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई थी। ठीक है, एक नया Part 4A was added in the Constitution. This new part contain only one article, which is Article 51A, which of the first time specifies a code 10 fundamental duties of the citizen. At present, there are 11 fundamental duties in the Constitution. एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताने की कोशिश करूंगा। देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो पॉइंट दिए थे, जो पॉइंट हाईलाइट किए थे, वो सभी एक्सेप्ट नहीं हुए। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो राइट टू पे टैक्स, ठीक है ना, या जो टैक्स पे करते हैं, ये सब की एक फंडामेंटल ड्यूटी है। और इन्होंने एक और बोला था, अगर कोई भी बंदा फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता, उसको पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करता, कि स्टेट के पास ये राइट है कि उसको बीट अप कर सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो ना करने पर। बट ये जो स्टेटमेंट थी इसको काट दी गई, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी की तजवीज जो उन्होंने दी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। Who is known as the father of local self government? ठीक है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे माना जाता है, गिवन ऑप्शंस में से जल्दी से बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। देखो, हमारे पास जो भी वाइसराय आते हैं या इंग्लिश गवर्नर आते हैं इंडिया के अंदर, टू बी पर्टिकुलर, इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा गवर्नर ऐसे थे जो बहुत ज्यादा क्रूल थे। ठीक है, आप लॉर्ड कर्जन को देख सकते हो, बाकी जो भी हैं क्रूल थे। अगर हम कुछ देखें तो कुछ बहुत अच्छे लोग भी थे। देखो 100% अच्छे तो नहीं थे, उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया, उनमें से एक थे लॉर्ड रिपन। तो अगर आपको उसका नाम याद रखना तो RIP से इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना, रेस्ट इन पीस से। अब लॉर्ड रिपन ने यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस किए थे, और उनमें से एक चेंज ये भी था कि इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री में हो चुका है, बट हाँ अंडर मॉडर्न इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट पहली बार इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, डिटेल क्या देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इतना क्लियर है। और उन्होंने ये आइडिया लाया था 1882 के अंदर, और इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो प्रपोज की थी उसका नाम इन्होंने क्या, मतलब वो क्या बन जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका फादर माना जाता है लॉर्ड रिपन को। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्लो में। क्वेश्चन क्या कहता है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कानून, जो हमारा कानून है उसके किस शेड्यूल में फंडामेंटल लैंग्वेजेस की बात की गया। देखो, ओरिजिनल अगर हम बात करें तो ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल थे, बट करंटली हमारे पास 12 शेड्यूल है। ठीक है, ओरिजिनली हमारे पास 395 आर्टिकल थे, बट करंटली हमारे पास 465 आर्टिकल प्लस है, 465 प्लस आर्टिकल है, और नियर अबाउट 25 पार्ट है। ये भी याद रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 25 पार्ट है। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन को लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको कंप्लीट होने में, इतना क्लियर है ना। और फाइनली कंप्लीट हुआ था ये 26 नवंबर 1950 के अंदर, 1950 के अंदर ये कंप्लीट हो गया था। और इसको हमने एनेक्ट किया था 100% 26 जनवरी 1950 के अंदर। कंप्लीट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, और एनेक्ट किया था 26 जनवरी 1950 के अंदर। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये कह रहा है कि किस शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया, तो याद रखना शेड्यूल 8 में किसका जिक्र किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है। ठीक है ना।
अगर हम अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें टोटल 14 लैंग्वेजेस थी। ये शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। बट जब 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई तो 15 में क्या हो जाता है कि 1967 के अंदर 21st अमेंडमेंट के अंदर हमने 15 लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया। इसके बाद हम बाकी भी ऐड करते रहे, विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेंडमेंट होती रही और बाकी लैंग्वेजेस हम ऐड करते रहे। करंटली अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। ये बात याद रखना, ये शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं और किस आर्टिकल के तहत ये आती हैं, 343 से 351 में आती हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है ना, इंग्लिश, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इंग्लिश हमारे पास शेड्यूल लैंग्वेज है या नहीं है? यस और नो का आंसर दें आप। तो याद रखना, इंग्लिश एक शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज नॉट ए शेड्यूल लैंग्वेज, बट इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमने इसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज लिया। और एक और क्वेश्चन आपके लिए अभी से कि आप मुझे ये बताएं कि हमारी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? ओके, इंग्लिश का कंसेप्ट क्लियर होगा आई होप। याद रखना, हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आपको लगेगा हिंदी है, बट हिंदी इज नॉट दी नेशनल लैंग्वेज, ठीक है ना। हमारे पास शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, हम उन्हीं को मोस्टली हर जगह पे जो भी स्टेट है उसकी जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है उसी को हम यूज करते हैं। दिस इज सो ऑन। अगला देख लेते हैं, इन विच ईयर सेंसस एंड डिकेडल बेसिस स्टार्टेड। मतलब हर 10 साल के बाद जो सेंसस हुई थी, हर 10 साल के इंटरवल के बाद जो सेंसस स्टार्ट हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी? अगर हम देखो तो फॉर दी फर्स्ट टाइम जो सेंसस स्टार्ट होती है वो 1872 से स्टार्ट होती है। कौन करते हैं इसको? लॉर्ड मायो स्टार्ट करते हैं, लॉर्ड मायो स्टार्ट करते हैं। ये भी अच्छे थे, इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट लाया था। बट अगर हम डिकेडियल बेसिस देखें तो हर 10 साल के बाद जो सेंसस का प्रोग्राम था स्टार्ट करने वाले, वो था ईयर 1881 में। साल 1881 में हम देखें तो ये सिंक्रोनियस मतलब फुल स्केल पे क्या हुई, सेंसस होने लगी इंडिया के अंदर। यहाँ पे मैंने इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज बीन रिपील्ड रिमूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कौन सा पार्ट था जिसको रिमूव कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से? तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ये हमारा नया चैनल है, सॉरी ये हमारा यहाँ पे हमारा ये नया चैनल है, आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें। देखो आपको जो भी इंपॉर्टेंट, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, जियोग्राफी की बात करें या करंट अफेयर की बात करें, यहाँ से आपको काफी मटेरियल मिलेगा, काफी क्वालिटी मटेरियल है। आप इसको जरूर ज्वाइन करेंगे और इसके रिलेटेड जो भी वीडियोज होंगी उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर इस चैनल को भी विजिट करें। कम बैक टू अवर जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा मेन क्वेश्चन, उस पर आते हैं। तो किसको रिपील किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, किसको रिमूव किया गया? तो याद रखना पार्ट 7 को रिमूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा है कि नवंबर 1956 में सेक्शन 29 ऑफ द शेड्यूल, इसमें क्या हुआ था, 7 को क्या कर दिया गया था, पार्ट 7 को रिमूव कर दिया गया था। याद रखना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, ये किस जगह से बारो किया गया, किस फॉरेन कंट्री से बारो किया गया है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम से, राइट, यूनाइटेड किंगडम से। बाकी देख लेते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम आने लिया ब्रिटेन यूके से। फंडामेंटल राइट की बात करें तो यूएसए से लिया। अब यूएसए के अंदर से कहां से लिया? बिल ऑफ राइट से लिया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये हमने रशिया से लिया है। रशिया चूंकि एक सोशलिस्टिक स्टेट है, वहां पे सिटीजन्स को ख्याल रखना पड़ता है, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती है, उनको निभाना पड़ता है। तो इंडिया भी एक फोबियन सोशलिज्म को फॉलो करता था, जिसको हम कहते हैं नेहरू सोशलिज्म। तो इसीलिए हमने रशिया से ये फंडामेंटल ड्यूटीज लाई थी, ठीक है। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे। इमरजेंसी का प्रोविजन हमने कहां से लाया था? जर्मनी से लाया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये साउथ अफ्रीका से लाया था। आर्टिकल 362 के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। बट बताओ कि ये आर्टिकल किस पार्ट के अंदर आता है, मतलब किस पार्ट के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं? तो याद रखना पार्ट नंबर 20 के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। Who was the first speaker of the लोकसभा? तो लोकसभा का फर्स्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर कौन सा? जल्दी से बताएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो होम मिनिस्टर थे, ये भी नहीं थे। ओम बिरला साहब, ये भी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जीवी मवलंकर। ये क्या थे? हमारे फर्स्ट लोकसभा के सेक्रेटरी थे। एक्सप्लेनेशन आपको लगेगी 1952 से 1956 के टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया था, मतलब ये ये स्पीकर थे। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो 17th लोकसभा के स्पीकर जो है वो हैं ओम बिरला। एंड लोकसभा इज मेंशन इन आर्टिकल 81। लोकसभा की बात करें तो इसका जो भी होगा स्पीकर के बारे में या बाकी चीजों के बारे में आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहले किस स्टेट को बना दिया गया था? देख हमने क्या किया कि जहां 1947 में इंडिया को आजादी मिल जाती है, किसे? ब्रिटिशर से।
नियर अबाउट हमारे पास 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। डिवीजन देख लेते हैं क्या थी। एक थी ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया थी। एक थी प्रिंसली स्टेटस जो किसकी पैरामाउंटेंसी के नीचे थी, वो ब्रिटिश की पैरामाउंटेंसी के नीचे थी। बट इनके पास ये अख्तियार था कि ये प्रिंसली स्टेटस इधर ज्वाइन टू इंडिया, इधर ज्वाइन टू पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का वो तो एक बताने की बात थी, उनको रहना तो नहीं था, ना कोई रहने देता उनको, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे आयरन एंड ब्लड पॉलिसी भी स्टार्ट हुई किसी की जगह किसी को एनेक्स करने के लिए, जैसे आप हैदराबाद की एग्जांपल ले सकते हो। तो मेजॉरिटी या फिर इन्होंने क्या स्टांस लिया कि हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। अब इंडिया को ज्वाइन कर दिया, अब इंडिया एक यूनिटरी बन गया, ठीक है ना। इंडिया क्या बन गया, एक यूनिटरी। इसके बाद इंडिया क्या हुआ, डिवाइड हुआ डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता होता है कि पहली कौन सी स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हुई थी या सेपरेट हुई थी या जिसको बनाया गया था, फॉर्म किया गया था। तो याद रखना वो आंध्र प्रदेश थी, ठीक है ना। देखो हमारे पास एक कमीशन बैठा था, फजल अली कमीशन, FAZL, फजल अली कमीशन। ये बैठा था हमारे पास 1954 या 53 में, ठीक है ना। आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ द एग्जैक्ट डेट। ये बैठा था और इसने फाइनली ये बताया था कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को बनाना चाहिए। बट ये कहा था कि वन स्टेट वन लैंग्वेज ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, एडमिनिस्ट्रेट को कन्वीनियंस के हिसाब से हमें उसका भी ज्यादा ख्याल रखना है। तो याद रखना इस फैजल अली कमीशन से पहले ही आंध्र प्रदेश का गठन हो चुका था, मतलब ये फॉर्म हो चुकी थी, ये बन चुकी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने के काबिल है। 1956 में क्या होता था, देखो आंध्र प्रदेश was the first state of the independent India which was formed on the 1st of 1956 on the linguistic basis. The state was formed on October 1st, 1953. Telugu languages is the main languages of official languages of Indian state 1952. यही हमने अभी तक पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, बस we are about to conclude our video. By which constitutional amendment the word socialist secular added in the preamble? तो किस constitutional amendment के तहत ये जो वर्ड सोशलिस्ट है सेक्युलर है कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर कर दिए गए? तो याद रखना ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको क्या बोलते हैं। देखो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस कर देगी। आप बोलोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ भी कहीं छेड़ा गया था इसको। तो ये बोल सकते हो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमने क्या किया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी का ये जो वर्ड थे तीन हमने किस में ऐड किए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर बताओगे कौन था 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम। हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस का मुद्दत होती है वो 5 साल की होती है। एज इजी एट इज देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 53 क्या कहता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, आप मुझे बताएंगे, बहुत ज्यादा आसान है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड जो भी होगा मेंबर उसको। आर्टिकल 54 की बात करें तो इलेक्टोरल काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट को चूज करेगा, कौन वोट देगा उसके लिए। आर्टिकल 56 की बात करें तो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है 5 साल, हमने अभी पढ़ा। प्रेसिडेंट इंपीचमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन है कि हमने ये जो इंस्ट्रूमेंट लाया या ये जो चीज हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारू किया है कि प्रेसिडेंट को किस तरह इंपीच किया जाएगा। तो याद रखना ये हमने लिया है USA से, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, याद है। आर्टिकल 58 की बात करें तो क्वालिफिकेशन टू बिकम ए प्रेसिडेंट, ठीक है, आपको पता होगा क्या क्या क्वालिफिकेशन है। आर्टिकल 72 की बात करें तो प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर क्या क्या होती है, और ऑर्डिनेंस मतलब अगर असेंबली नहीं है, सेशन में नहीं है, तो वो खुद से ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जिसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ एंड 6 वीक। ओके, ये देख लेते हैं। फिर मैं कहूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वाज डन? कानून की सबसे पहली अमेंडमेंट कब हुई थी? हमने एक पूरा डॉक्यूमेंट कानून का तैयार किया, ठीक है ना, बट हमने कुछ वक्त के बाद इसमें कुछ चेंजिंग लाई और वो हुई थी 1950, मतलब 1 साल के अंदर ही हमने कानून को चेंज करना शुरू कर दिया। कन्वीनियंट नहीं था इसलिए करना पड़ा, इसलिए तो हमारा कानून थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है ना। कुछ प्रोविजन है जहां पे स्पेशल मेजॉरिटी लगती है और कहीं पे सिंपल से काम चल जाता है। शेड्यूल 9 की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको एंटर कर दिया गया था अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। बाय होम इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर है प्रेसिडेंट। एज आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है और प्रेजेंटली हमारे अटॉर्नी जनरल कौन कौन है? के वेणुगोपाल जी। के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। आर्टिकल 76 में इसकी रिप्रेजेंटेशन है, बताया गया। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम वाज मेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? तो किस कानून की अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना दिया गया? तो याद रखना 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह काम किया गया था। ऑल राइट, याद रखना तो ये बनाया गया था, फुल फ्लेजेड 42nd स्टेट बना दी गई थी इंडियन यूनियन की, और ये सिक्किम की फाउंडेशन डे देखें तो 60 मई 1975 बन जाता है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं एंड दिस विल बी द सेकंड लास्ट आई थिंक। राइट टू एजुकेशन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ विच ईयर? तो किस ईयर में राइट टू एजुकेशन लाया गया था? 2005, 7, 8 एंड 9।
मुझे ऐसा लगता है कि आप मैक्सिमम लोग इसको गलत करेंगे। 2005, 7, 8, 9, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, मैं बता दूं, नन ऑफ द अबव, नोटा। क्यों? क्योंकि मुझे लिखना था 2002 में। 2002 में राइट टू एजुकेशन कब लाया गया था? 2002 में लाया गया था। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको 2002 बना सकते हो 5 को काटकर, तो ये राइट इस तरह से हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के बारे में। 2002 में दिसंबर 2 2002 में लाया गया, तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया थी। और ये कहां पे एंटर है? आर्टिकल 21 है, राइट टू फ्री एजुकेशन, ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 में इसको एनेक्ट भी कर दिया गया था। देख लेते हैं उसके बाद, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सिटिंग इज मेंशन। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है? ज्वाइंट सिटिंग जब कोई भी बिल पास होती है, सपोज एक ऑर्डिनरी बिल की बात करता हूँ, ऑर्डिनरी, और ये याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल में, मनी बिल में ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती। बाकी ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में ज्वाइंट सेटिंग हो जाता है, और इसका प्रावधान आता है आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है, ज्वाइंट सेटिंग आर्टिकल 108 के तहत आती है, ये है ना, देखो। और याद रखना ज्वाइंट सिटिंग में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। इससे क्या होता है कि लोकसभा का अपर हैंड होता है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो लोकसभा बिट पावरफुल है देन राज्यसभा, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। अगर वो ना होगा तो ड्यूटी स्पीकर होगा, अगर वो ना हुआ तो फिर उसके बाद हमारा चेयरमैन नहीं होगा राज्यसभा का, बल्कि ड्यूटी चेयरमैन माना जाएगा। इतना आई होप क्लियर होगा। अब है आपके लिए क्वेश्चन, देखो, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्री एट प्रेजेंट। इंडिया का आज अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट तो सबको पता है द्रौपदी मुर्मू जी, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है वो भी नहीं बने, तो जल्दी से आप इसका आंसर करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में बोलेंगे कि हमारे इस नए चैनल को भी प्यार बख्शे, मोहब्बत बख्शे, अपने सुल्तान को बेनता मोहब्बत बख्शे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।